नमस्कार दोस्तों। उज्जैनी की सुबह हमेशा की तरह स्वर्णिम थी, पर उस दिन हवा में कोई अजीब सी घुटन थी, जैसे समय खुद थमने को बेचैन हो। राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे समस्याएं सुन रहे थे कि तभी 3 बार धीमी धीमी गर्जना हुई। महल के विशाल द्वार कांप गए, प्रहरी घबराए और सबकी निगाह द्वार की ओर टिक गई। द्वार पर एक वृद्ध तपस्वी खड़ा था, काले वस्त्र, रूखे बाल और आंखें जैसे 100 वर्षों की थकान होती हुई हो। वह धीरे धीरे दरबार में आया। उसके आने से ऐसा लगा मानो अचानक हवा रुक गई हो, मानो पृथ्वी कुछ क्षणों के लिए करहा उठी हो। महाराज विक्रम, तपस्वी बोला, मैं एक ऐसे बैताल की खोज में हूँ जो बरगद के तले नहीं बल्कि समय के गर्त में बंधा है। उसे पकड़ना आवश्यक है, अन्यथा संसार का विनाश हो जाएगा। यह सुनकर के सभा हिल गई। बैताल, वह भी ऐसा जिसकी शक्ति समय को नियंत्रित करे। विक्रम ने शांत स्वर में कहा कि मुनि, सत्य कहिए, ये कैसा बैताल है? उस वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, वह काल बैताल है। उसके पास ऐसी शक्ति है कि जिसे छू दे उसका समय रुक जाता है, सांसें थम जाती है, उम्र थम जाती है, विचार भी वही स्थिर हो जाते हैं। वह किसी जीव की मृत्यु नहीं चाहता, पर जिस भी मनुष्य को वह छूता है वह एक पाषाण बन जाता है। जीवित पर रुका हुआ दरबार में भय की लाहौर दौड़ गई। मुनि आगे बोलता गया कि वह इस धरती पर आकस्मिक रूप से जाग उठा है। किसी ने उसके स्थापित बंधन को तोड़ दिया है। अगर उसे ना रोका गया तो वह अनजाने में ही समय को छिन्न भिन्न कर देगा। इतिहास और भविष्य दोनों नष्ट हो जाएंगे। संसार एक अनंत ठहराव, एक काल स्थिर मृत्यु में बदल जाएगा। विक्रमादित्य उठ खड़े हुए। मुनि, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, चाहे वह बैताल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं उसे बांध करके लाऊंगा। तपस्वी ने उसे एक विचित्र औपचारिक ताबीज दिया, चांदी से बना, पर उस पर समय चक्र की आकृति उभरी हुई थी। महाराज, यह काल वृद्ध ताबीज है। काल बैताल को छूते ही अक्रिय होगा और उसे निष्क्रिय कर देगा, पर सावधान, वह आपके विचारों को पढ़ सकता है, आपकी गति को रोक सकता है और आपके अस्तित्व को क्षण भर में स्थिर कर सकता है। आपको उसे संवाद करना होगा, उसे उलझाना होगा, तभी ताबीज काम करेगा। विक्रमादित्य मुस्कुराए। बैतालों के साथ संवाद तो मेरी पुरानी कला है मुनि, परंतु मैं नहीं जानता कि समय नियंत्रित करने वाला बैताल किसका अलग होगा। तपस्वी ने कहा कि भिन्न नहीं महाराज, भयानक रूप से अधिक चतुर और शक्तिशाली। वह आपके पुराने बैतालों जैसा नहीं है जिनकी कहानियां आपने सुनी है। वह प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि समय की धारा में प्रवेश करके मनुष्य की आत्मा के गहरे रहस्यों को खंगाल लेता है। सबकी सांसें रुक गई। राजा ने अपने विश्वस्त सैनिक को साथ लेने के लिए सोचा। मुनि ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। महाराज, उसे पकड़ने के लिए अकेले जाना होगा। सैनिकों पर समय का प्रभाव तुरंत पड़ जाएगा, वे पाषाण बन जाएंगे। विक्रम ने बिना किसी हिचक के सहमति दी। तो मैं अकेला ही जाऊंगा। महल के बाहर अश्व खड़ा था, काला तीव्रगामी और युद्ध में विक्रम का साथी। चल मित्र, राजा ने उसकी अलाय सहलाई, आज हमें समय के विरुद्ध युद्ध लड़ना है। अश्व ने हिन हिना करके मानो सहमति दे ही दी हो और वे वन की ओर चल पड़े, उस दिशा में जहां मुनि ने इशारा किया था। कंकाल कुंड वन, जो 100 वर्षों से श्रापित माना जाता है। वन में प्रवेश करते ही वातावरण बदल गया। पक्षियों की आवाजें गायब थी, न हवा की सरसराहट, न पत्तों का झड़ना, सब कुछ अप्राकृतिक रूप से स्थिर था, मानो किसी ने प्रकृति पर विराम लगा दिया हो। विक्रम का घोड़ा भी असहज होकर बार बार चेतावनी देता, पर राजा दृढ़ थे। अचानक एक विशाल प्राचीन बरगद दिखा और उसकी जड़ें हवा में लपटी हुई थी, जैसे समय ने उन्हें बीच में ही रोक दिया हो। पत्ते हवा में स्थिर थे, न गिर रहे थे न हिल रहे थे। विक्रमादित्य विस्मित हो गए। यह समय
स्थिरता का चक्र है। उन्होंने बुदबुदाया। बरगद के नीचे एक आकृति बैठी थी, सफेद त्वचा, लाल आंखें, काले केश और चारों ओर नीली ज्वाला सी चमक। वह कोई साधारण बैताल नहीं था। उसका चेहरा मनुष्य जैसा, पर दृष्टि में असीम पीड़ा थी। वह उठने के धीरे धीरे आगे बढ़ा। स्वागत है विक्रम। उसकी आवाज हवा में गूंजी, पर हवा बिना हिले ही स्थिर थी। विक्रम हैरान हो गए। तुम मेरे नाम से परिचित हो? बैताल मुस्कुराया। मैं तो तुम्हारे भविष्य को भी देख चुका हूँ। तुम्हारे हर कदम को, हर निर्णय को, हर भय को मैं देख सकता हूँ। विक्रम ने मन को स्थिर किया। तुम इतना जानते हो तो यह भी जानते होंगे कि मैं तुम्हें बांधने आया हूँ। बैताल अचानक हंसा, पर उसकी हंसी से चारों ओर समय और अधिक धीमा पड़ गया। विक्रम, तुम्हें लगता है कि मुझे पकड़ सकते हो तुम? मैं समय को रोकता हूँ। तुम मात्र मनुष्य हो। विक्रम बोले, मनुष्य हूँ, पर मेरा धैर्य और बुद्धि समय से तेज है। बैताल की लाल आंखें चमक उठी। तो चलो समय की बाजी खेलते हैं। बैताल ने हाथ उठाया। एक नीली लहर विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम तुरंत समझ गए, अगर यह उन्हें छू गई तो वह स्थिर हो जाएंगे सदा के लिए। वे घोड़े समेत पीछे हट गए, पर बैताल की शक्ति बहुत तीव्र थी। लहर की गति मानो प्रकाश से भी तेज थी। तभी विक्रम ने ताबीज कस के पकड़ा और आंखें बंद की। उन्होंने अपने मन को स्थिर किया। एक क्षण के लिए मन को विचारहीन कर दिया। बैताल की शक्ति विचारों के प्रभाव पर निर्भर थी और विक्रम ने उसी प्रभाव को रोक दिया। हमला विक्रम ने करीब आकर के धीमा पड़ गया, मानो समय और समय नियंत्रण के बीच संघर्ष चल रहा हो। बैताल अचंभित था। मनुष्य, तुमने मेरे प्रहार को कैसे रोका? विक्रम के करीब आकर के धीमा पड़ गया। विक्रम ने तलवार निकालते हुए कहा, तुम समय को रोक सकते हो, पर मन को नहीं रोक सकते। मनुष्य का मन समय से भी अधिक चपल है। बैताल कुछ क्षण के लिए शांत रहा, जैसे सोच रहा हो कि फिर धीरे धीरे बोला, तो तुम सच में योग्य हो। तुम्हें मारना नहीं चाहता विक्रम, तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मुझे पकड़ने का अर्थ है समय के रहस्यों को छूना, और वह हर चीजों के लिए मृत्यु के समान है। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, यदि तुम्हें नहीं बांधा गया तो तुम अनगिनत निर्दोषों को समय में बांध दोगे। मैं तुम्हें अवश्य रोकूंगा। बैताल की मुस्कान मंद पड़ी, पर उसकी आंखों में एक गहरी दया की झलक थी। अजीब, अप्रत्याशित। विक्रम, तुम नहीं जानते कि मैं क्या हूँ और क्यों जागा हूँ, क्योंकि मेरा जागना एक महाविनाश का संकेत है। विक्रम सावधान हो गए। महाविनाश कौन सा? बैताल ने उत्तर दिया, जिस दिन मैं पूर्ण शक्ति में आऊंगा, समय स्वयं टूट जाएगा। जंगल का वातावरण और अधिक भयानक हो गया। बैताल की उस चेतावनी के साथ जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो आवाजों से अधिक विचारों की उपस्थिति से पैदा हुआ था। विक्रम ने अपने मन को फिर से काबू में किया और धीरे धीरे कहा, तुमने कहा कि तुम जागे क्यों? किसने तुम्हें मुक्त किया? बैताल ने एक लंबी आह भरी। उसकी आवाज में पुराने समय की गूंज थी। उसने कहा कि तुम्हें मुक्त करने वाला कोई साधारण मानव नहीं था। वह एक विद्वान था जिसका नाम है रुद्राक्ष। उसने काल ग्रंथ पढ़ा और गलती से मेरे बंधन खोल दिए। उसकी जिज्ञासा ने मुझे बाहर निकाला, पर उसकी नियति विद्वान रुद्राक्ष पाषाण है। विक्रम का चेहरा सख्त हो उठा। तो हम रुद्राक्ष के पद चिन्ह ढूंढेंगे और उसे सवाल करेंगे, या उससे जो बचा है। पर तुम्हें क्या चाहिए था? तुम जागो। बैताल ने आंखों में एक अजीब विनम्रता भरते हुए कहा, मुझे सार्थकता चाहिए। मैं बरसों तक बंधा रहा और केवल शिरोमणि घंटियों की अनुगुंजी सी सुनता रहा। जब मैंने देखा कि लोग समय के गहरे अर्थों को भूल गए हैं, मैंने क्रोध किया। पर मैंने कभी चाहा नहीं कि पूरी सृष्टि थम जाए। परंतु जब मैंने पहली बार मनुष्य के जीवन को देखा, उसकी अस्थिरता, उसके द्वंद्व, मैंने सोचा कि कुछ स्थिरता लानी चाहिए। विक्रम ने महसूस किया कि बैताल की भावना साधारण दम या दुष्टता का नतीजा नहीं है, बल्कि एक विकृत दया थी। एक ऐसी दया जिसने संतुलन को बिगाड़ दिया था। राजा ने पूछा कि तुम चुनते कैसे मरोगे? राजा ने पूछा, तुम
चुनाव कैसे करोगे? किसे थामोगे और किसे नहीं? बैताल ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं चुनता, मैं संवेगों को स्थिर करता हूँ। जो भी मेरे सम्मुख आता है उसके समय को मैं रोक देता हूँ, उसका दर्द, उसका आनंद, सब कुछ। पर मैं एक नियम मानता हूँ, यदि कोई स्वयं मेरे विरुद्ध ज्ञान रखे और मुझे बांधने की क्षमता रखता हो तो उसे मैं चुनौती देता हूँ। विक्रम ने समझ लिया यह चुनौती बैताल की बुद्धि खेल होगी। वह प्रश्नों से मनुष्य को उलझाएगा और जब वह सोच में डूबेगा तब वह उसे बांध देगा। इसलिए तपस्वी ने ताबीज दिया था, विचारहीन रहने की कला ही रक्षा है। यदि मैं तुम्हें बांधना चाहूं, विक्रम ने कहा, तो मुझे जानना होगा कि तुम किस नियम से चलते हो। तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारी शर्तें क्या है? बैताल विस्मित हुआ। मेरे प्रश्न स्वयं समय के साथ आते हैं, पर मैं आसानी से नहीं बदलता। परंतु मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ, अगर तुम मेरी एक पहेली सुलझा सकोगे तो मैं तुम्हें उस मार्ग का संकेत दूंगा जहाँ विद्वान रौनक्ष का कक्ष है, जहाँ मैंने अपनी शक्ति का आरंभ देखा है, और यदि तुम हार जाओ तो तुम वहीं स्थिर हो जाओगे जहाँ मैं चाहूंगा। विक्रम ने देखा कि यह प्रस्ताव न केवल खतरनाक था बल्कि आवश्यक भी। रनक्त तक पहुंचती इससे संभव वही सीधी कड़ी थी जिसके सहारे बैताल को पुनः बांधा जा सकता था। यह कम से कम उसकी जड़ तक पहुंचा जा सकता था। राजा ने स्वीकार कर लिया, यह विक्रम की परंपरा रही, बैतालों से प्रश्न के द्वारा बात करना और उसकी चाल में गोल घुमाई देकर उन्हें परास्त करना। बैताल ने धीरे धीरे एक प्रश्न कहा, पर प्रश्न का स्वर ऐसा था मानो उसने समय को कई टुकड़ों का मेल कर दिया हो। एक नदी है जिसकी धार बदलती है, पर उस नदी में बहती हर बूंद अलग कहानी कहती है। नदी कहे कि मैं कौन हूँ, जो उत्तर देता है उसका समय अंधा हो जाता है, पर जिसने प्रश्न पूछा उसे सत्य का अंश दिख जाता है। बताओ विक्रम, कौन सा सत्य ऐसा है जो स्वयं को देखकर मैं कभी नहीं बदलता, पर जिसे देखकर सब बदल जाते हैं? विक्रम ने प्रश्न सुना और शांत बैठ गया। प्रश्न में एक जटिलता थी। नदी, बूंदें, सत्य, सभी समय की धार से जुड़े प्रतीक। राजा ने अपने मन को विचारहीन कर लिया, फिर धीरे धीरे उन धाराओं की परतों में उतरने की कोशिश की जो प्रश्न के पीछे छिपी थी। उसने याद किया कि मुनि ने कहा था, बैताल विचारों के प्रभाव पर निर्भर करता है, अतः जितना कम विचार उतना अधिक सुरक्षा। पर प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ सोचना आवश्यक था, इसलिए उसने अपने अंदर की पुरानी गाथाओं की खोज, समय का अर्थ, सत्य की स्थिरता और परिवर्तन की अनिवार्यता। विक्रम ने कुछ क्षण के बाद उत्तर दिया, बिना शोर किया, सत्य की परिभाषा है स्वयं का नियम। केवल वही सत्य समय से अप्रभावित रहता है जो नियमों का आधार हो। न्याय वह सत्य है जो स्वयं को देख के न बदलता है, पर जिसे देख के समाज बदलता है। न्याय से ही किसी नदी की धार का मार्ग तय होता है। उस बूंद की कहानी तभी अर्थ रखती है जब न्याय बांटे जाएं। बैताल एक क्षण के लिए शांत रहा। उसकी ताल आंखों में कहर और प्रशंसा का मिश्रित भाव था। तुमने गहराई से कहा विक्रम, पर क्या न्याय वही है जो तुम्हारे राज्य में है? क्या न्याय कहीं सार्वभौमिक हो सकता है? विक्रम के बिना झिझक के कहा, न्याय किया जा सकता है, पर सार्वभौमिकता के लिए ईमानदारी चाहिए, और ईमानदारी तभी कायम रहती है जब मानव अपने समय को केवल अपने हित के लिए ना रोके बल्कि दूसरों के साथ बांट दे। बैताल ने ठुकराते हुए कहा, अच्छा, पर अब मैं तुम्हें मेरी अगली परीक्षा पास करनी होगी। तुम्हें फैसला लेना होगा जो केवल शब्दों से नहीं कर्मों से तय हो। यदि तुम कर्म से न्याय कर सकोगे तभी ताबीज काम करेगा। जैसे ही बैताल ने यह कहते हुए अपनी मुद्रा बनाई, जंगल में अचानक हल्की धकन सी उठी। नजदीक के पथ पर कुछ हलचल हुई। विक्रम ने देखा कि एक युवती दौड़ती हुई आ रही है। उसके पीछे कुछ सन्नाटे में पीली पीली परछाइयां थी। युवती के चेहरे पर भय की लकीरें थी, पर थकी हुई और रुद्राक्ष की माला थामे हुई थी। उसका नाम था मेलिका, एक वनवासी जिसे राजनेताओं के चंगुल से बचाकर लाया था। विक्रम तुरंत आगे बढ़ा। युवती के कदम थम गए और उसने हाँफते हुए कहा, महाराज, मेरा गांव बैताल की छाया में आ गया है। मेरे पिता, मेरी माँ, सब कुछ स्थिर हो गया है। वे पूछते हैं कब वापस आएंगे, पर मैं नहीं जानती। बैताल ने पूछा कि मेरे दिल में कौन सा सत्य है, और फिर विक्रम ने उसे चुप कराते हुए अपना ताबीज चेक किया। मुनि ने कहा,
ताबीज तभी काम करेगा जब विक्रम का निर्णय न केवल विचार पर टिके बल्कि क्रिया में उतरे। यह मौका था वह फैसला जिसे विक्रम ने पहले ही अपने भीतर स्थायी कर दिया था। न्याय। विक्रम ने धीरे स्वर में कहा, तुम्हारे गांव वालों को बचाना है, पर यह रास्ता जोखिम से भरा है। तुम्हें अपनी जड़ों को छोड़ना होगा और मेरे साथ चलना होगा ताकि मैं बैताल के मूल स्थान तक पहुंच सकूं। मेलिका की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज ठोस थी। महाराज, मेरे पास के गांव में सब कुछ छुपा था। वे सोचते हैं कि यह स्वर्ग है, परंतु यदि आप स्वयं को रोक देंगे तो वही जीवित पाषाण बनकर रह जाएंगे। क्या यह न्याय है जीवों को स्थिर रखना? विक्रम ने पल भर सोचा पर कहा, न्याय यह कहता है कि युद्ध केवल विनाश नहीं बल्कि संरक्षण का ही अवसर हो सकता है। मैं तुम्हारे गांव वालों को आजमाऊंगा, परंतु पहले बैताल को बांधना होगा। उसके बिना मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। मेलिका ने सिर झुकाया, अपनी डरता विक्रम को और प्रेरित कर गई। बैताल को चुनौती अब मात्र बुद्धि की ही नहीं रह गई थी, यह कर्म की परीक्षा कठिन थी, हिस्सा बन चुकी थी। विक्रम ने तलवार संभाली, ताबीज को और भी कस के पकड़ लिया और गांव का मार्ग पकड़ा। बैताल की आंखों में अब प्रश्न बदल चुके थे। क्या यह राजा समय के विरुद्ध अपने कर्मों से न्याय कर पाएंगे? विक्रम और मेलिका घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। हवा अब ठहरी हुई थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा, मानो समय की सूक्ष्म लहरें उनके आसपास टकरा रही हो। दूर कहीं कोई गहन ऊर्जा धड़क रही थी, जैसे कोई अदृश्य हृदय लगातार धड़कने भेज रहा हो। बैताल कुछ दूरी से उन्हें देख रहा था। वह हवा में नहीं बल्कि समय की एक दरार में तैर रहा था। उसकी आंखों से जिज्ञासा थी विक्रम को लेकर। यह राजा केवल शक्ति से नहीं, मन से भी युद्ध करता है। ऐसे मनुष्यों को मैं स्थिर नहीं कर पाता। उसने बुदबुदाया। विक्रम जंगल के बीच एक पतली पगडंडी पर पहुंचे। मेलिका ने धीरे स्वर में कहा, महाराज, इसी ओर रुद्राक्ष का अध्ययन गृह है। पर जब बैताल जागा तब वह पूरा क्षेत्र नीली धूल में बदल गया। विक्रम ने चारों ओर देखा। हवा में चमकती नीली कणिकाएं तैर रही थी, जैसे अधूरी स्मृतियां। विक्रम ने महसूस किया, हर कण एक कहानी कहता है, हर कण समय के किसी टुकड़े का, किसी क्षण का अवशेष है। अचानक जंगल के पेड़ कपकपाने लगे, जमीन फटने लगी, नीली रोशनी का एक चक्रीय दीवार उठी और उसके सामने एक द्वार आकार लेने लगा, वृत्ताकार, रहस्यमय और घातक रूप से आकर्षक। मेलिका डर गई। यह वही स्थान था, रुद्राक्ष का समय द्वार। द्वार धीरे धीरे खुला और भीतर से हल्की धुन निकलने लगी, मानो कोई घड़ी अनगिनत वर्षों की कहानी सुना रही हो। बैताल अचानक सामने उनके प्रकट हो गया। विक्रम, यह तुम्हारा मार्ग है। समय द्वार में प्रवेश करना आसान है, पर बाहर निकलना केवल सत्य से संभव है। रुद्राक्ष वही है, वह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। विक्रमादित्य ने तलवार सीधी की। बैताल ने कहा, क्योंकि रुद्राक्ष एक पाषाण समय के चक्र में फंसा है। वह जीवित है, पर उसका विचार स्थिर है। तुम उससे बात नहीं कर सकते, पर उसके चारों ओर की गूंजें तुम्हें उत्तर देंगी। विक्रम ने दंड मन में द्वार में कदम रखा। जैसे वह भीतर घुसे, दुनिया बदल गई। न ऊपर आकाश, न नीचे धरती, बस अनगिनत तैरते हुए समय के टुकड़े, जैसे कांच के फलक जिन पर घटनाएं चल रही थी। कहीं एक बच्चा जन्म ले रहा था, तो कहीं एक योद्धा मर रहा था, तो कहीं कोई बूढ़ा अपने जीवन की आखिरी पाठ सिखा रहा था, कहीं कोई धूर्त व्यक्ति किसी को धोखा दे रहा था। हर फलक चमकता, बहता और फिर धुंध बन के गायब हो जा रहा था। मेलिका विस्मित रह गई। यह क्या स्थान है महाराज? विक्रम बोले, यह समय की पुस्तकालय है। हर घटना यहाँ संग्रहित है। रुद्राक्ष इसी के बीच कहीं होगा। वह आगे बढ़े। कुछ देर के बाद धुंध हटने लगी और एक विशाल कक्ष सामने आया। कक्ष के बीच में एक वृद्ध व्यक्ति कड़े रूप में बैठा था। उसकी आंखें खुली थी, पर पलकें नहीं झपक रही थी। उसके इर्द गिर्द नीली कणिकाओं का चक्र घूम रहा था, मानो उसकी स्मृति घुन में बंधी हो। विक्रम धीरे से बोला, विद्वान। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बैताल समय भेद के बाहर आया। विक्रम उससे प्रश्न पूछा, पर याद रखो, वह उत्तर नहीं देगा। उत्तर उसके विचार पर ध्वनि देती है। तुम्हें उसकी स्मृति से सत्य खोजना होगा। विक्रम ने रुद्राक्ष की बंद मुट्ठी को देखा। उसकी उंगलियों में एक काल ग्रंथ का टुकड़ा था, एक फटा हुआ पन्ना
विक्रम ने हाथ बढ़ाया, पन्ने को छूते ही पूरी जगह में कंपन होने लगा। अचानक उसके सामने एक अदृश्य उभरा। पहले दृश्य में प्रत्यक्ष एक गुफा में खड़ा था, प्राचीन संस्कृति में लिखे मंत्र पढ़ रहा था। वह मंत्र समय के बंधन को भेदने का था। उसे लगा कि वह ज्ञान प्राप्त कर रहा है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक बैताल की नींद को तोड़ रहा है। दूसरा दृश्य दिखाई दिया। गुफा अचानक फटती है, बैताल जागता है। चटकीली आंखें, काला प्रभा